नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी अनाथ बेटी। माधोपुर गांव में सावित्री अपनी बेटी अंजना के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह अंजना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सावित्री ने अंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अंजना बाहर खेल रही थी। अंजना ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सावित्री बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूंगी। यह कहकर सावित्री काम पर चली गई। अंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय अंजना घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उसके मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सावित्री के भाई रमेश ने आकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने अंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजना के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी ये बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सावित्री का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ है, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और अंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजना का मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजना जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजना ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। रमेश और कुसुम अंजना के पैसे हड़प चुके थे। वे अब अंजना से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम अंजना से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। अंजना मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। अंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया आई। उन्होंने अंजना से पूछा। अंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से अंजना बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल में पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है।
मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? अंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंजना के बारे में सारी बात बताई। उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अंजना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। अंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी अंजना ने से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अंजना ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई। यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर अंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने अंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन से अंजना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजना की शादी करवा दी। अंजना का पद भी एक डॉक्टर था। इस तरह अंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी अपनों का साथ। पार्वती जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें आज उम्मीद थी कि पेंशन तो मिल ही जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड, माँ जी आज आप फिर आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर पार्वती जी का कलेजा बैठ गया। पार्वती जी, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा ना रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। बूढ़ी पार्वती जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। पार्वती जी डरते डरते उसके पास पहुंच गई। पार्वती जी, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका। मैनेजर, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। पार्वती जी, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए तो उसमें से काट लेना। मैनेजर, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर पार्वती जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थी तो एक बंद दुकान में जाकर बैठ गई। पार्वती जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उनका फोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने पार्वती जी की कोई खबर नहीं ली। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने के पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। इस उम्मीद से वे वहां बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। लड़की, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। लड़की, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? पार्वती जी, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा ले सकूं। लड़की बोली, नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी। वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब पार्वती जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, लड़की, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी।
कुछ देर में वो लड़की वापस आई। उसके साथ कुछ और बच्चे थे और बोली, लड़की, माँ जी हाथ आगे कीजिए। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की, माँ जी आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। पार्वती जी, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखों मरने देती। माँ जी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। पार्वती जी के आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। पार्वती जी, बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की, मेरा नाम शांति है, ये भोला है, ये रवि है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। पार्वती जी, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। लड़की, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। पार्वती जी, खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। पार्वती जी, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ। पार्वती जी उन सब बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। उस लड़की ने और उसके साथ बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। पार्वती जी ने खाना बनाया, सब ने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। पार्वती जी, मैं रात का खाना बना कर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। लड़की, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी इसी तरह मेरे लिए खाना बना कर रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पार्वती जी, बेटा आज से मुझे अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं, मैं इन सब की माँ हूँ। लड़की, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। पार्वती जी, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम करूंगी। इस तरह पार्वती जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गांव की चौपाल। शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। सरपंच हरदयाल ने खड़े होकर कहा, क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? हरिया घबरा गया। मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर, और आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया ना था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? बंसी काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच जी माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था, वहाँ एक बार टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बंसी काका सिर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की, उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी, इसकी सारी फसल खराब हो गई।
बंसी काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन श्याम ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। सरपंच ने कुंवरपाल से कहा, कुंवरपाल, तेरा लड़का कहाँ है, बुला उसे पूछते हैं। कुंवरपाल बोला, सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने मारा है, वह तो उठ भी नहीं पा रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच जी, एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है। देखो। बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर पीठ दिखाई, चोट के निशान पड़े थे। ये सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है। इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं। बुला अपने लड़के को घर से, देखें किसे ज्यादा चोट लगी है। कुंवरपाल कुछ नरम पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है, हमें बस फसल का हर्जाना दिलवा दो। सरपंच ने समझते हुए कहा, हाँ तो बंसी ये बता, चल बच्चों का झगड़ा था, चोटें तेरे बेटे को भी आई और इसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी। बंसी काका ने कहा, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है। मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, या तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर कुंवरपाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी घुसाई होगी मेरे खेत में। ये सुनकर सरपंच बोला, बंसी, हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है। तभी श्याम बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो, ना इसकी फसल खराब हुई है, ना इसके लड़के को चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। बंसी काका ने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की, तेरे कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बंसी काका ने सरपंच की ओर देखते हुए कहा, मालिक, लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो दिखा सकते हैं। वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही है। कुंवरपाल बोला, क्यों झूठ बोल रहा है बंसी, सारी फसल खराब हो गई, मेरे आदमी अब तक तो उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। श्याम ने कहा, बापू, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है, चलो मेरे साथ। और हाँ सरपंच जी, जो करना है कर लो, हम एक पैसा नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को लेकर घर आ जाता है। श्याम अपनी माँ सुंदरी और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है। बंसी काका ने कहा, बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं, खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता। यह सुनकर श्याम ने कहा, चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। श्याम ने पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए, मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। श्याम कहता है, बाबा कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा, मुझे बस से जाना है, 100 रुपए किराए लगेंगे। श्याम ये सुनकर उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपए दे देता है। बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे? श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, बाबा, घर ना होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब कुछ छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज़्यादा जरूरी आपका घर पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल इसी समय मुझे यहीं मिलना, आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा।
श्याम ने कहा, बाबा 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए। कल फिर मेहनत कर लेंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, पर एक बार मेरे कहने पर मिलना जरूर। अगले दिन शाम को श्याम उसी रास्ते से गुजरा, तभी उसे कल की बात याद आ गई। वह कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। आलीशान गाड़ी, उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। श्याम गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर के पास ले गया। फिर वो अपने माता पिता को वहीं पर ले आया। बुजुर्ग ने कहा, आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और श्याम का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम सौंप दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद बंसी काका अपनी पत्नी और श्याम के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ गांव जाते थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी होली। कल होली है। होगी? क्या तुम नहीं मनाओगी? नहीं नहीं ना। क्यों? क्या बताऊं क्यों? आखिर कुछ सुनूं भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा। तुमसे कुछ भी ना बनेगा। तो भी क्या कहूं? क्या तुम नहीं जानते, होली या कोई भी त्योहार वही मनाता है जो सुखी है। जिसके जीवन में किसी प्रकार का सुख ही नहीं, वह त्योहार भला किस बिरते पर मनावे। तो क्या तुमसे होली खेलने ना आऊं? क्या करोगे आकर? सा करुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर घर चल दिया। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आधे घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थी, मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंकते हुए वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरनी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए, क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि ना आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो, मैं प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से रुपए निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज ही सीख दिया करती हो कि जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, ये ना करो, वो ना करो। यदि मैं जुआ ना खेलता तो आज मुझे इतने रुपए इकट्ठे कहाँ से मिल जाते। देखो पूरे 1500 हैं, लो इन्हें उठा कर रखो, पर मुझसे भी ना पूछे, इसमें से एक पाई भी ना खर्च करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी से दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय न था। वह जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसलिए अपने स्वतंत्र विचार वह कभी भी प्रकट न कर सकती थी। उसे इसका अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी वह अपने विचारों को
अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जबान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही ना रख दो, मेरे हाथ तो आटो से सने हुए हैं। करुणा की इस इंकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमिला उठा और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ ना बोली, नीची नजर किए हुए आटा सानती रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 डिग्री पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। ये तो मैं जानता ही था कि तू यही करेगी। मैं तो समझा था इन 2 दिनों में तेरा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, ऊट पटांग बातें भूल गई होगी और कुछ अकल आ गई होगी, परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें अपनी विद्वता का घमंड है तो मुझे भी कुछ है। लो जाता हूं, अब रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे से बाहर निकलने लगा। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सिरा पकड़ लिया और विनीत स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रखे लेती हूँ, क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिया। झटका लगने के कारण करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और उसका सिर फट गया। खून की धारा बह चली और उसकी सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाऊं सैया विदेश, मैं द्वारे ठाड़ी कर मलमल पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकी पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी ना था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चारपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज दी। करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए हुए नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, भाभी ये क्या? करुणा की आंखें छलछला आई। उसने रूंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी आत्मा की पुकार। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था। तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत बोला, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? आदमी बोला, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने हुआ कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर अंगुली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रहा, वो तुझे बुला रहा है। तेरी मौत बनकर चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप्त अंधेरा छा गया।
तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोला, बाबा अभी वहां तो कुछ नहीं था। तांत्रिक बोला, चुप रहे, वो जिन गुस्सा होकर जा रहा है उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, वो चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोला, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोला, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक बोला, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोली, सुनिए माँ, पिताजी को ये सब मत बताना, पिताजी पहले से ही बीमार हैं, माँ जी ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत बोला, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? रेखा बोली, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोला, बाबा आपको हमारे घर का पता कैसे मिला? तांत्रिक बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ बोली, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक बोला, सही सही बता, क्या बात है? माँ बोली, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक बोला, कब लाया है? माँ बोली, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था, वहाँ इसके दोस्त के बराबर मेरी चिता जल रही थी, ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया था, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोला, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत बोला, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक बोला, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत बोला, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक बोला, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ बोली, नहीं, इसके बाप को लेके जाऊंगी। तांत्रिक बोला, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ बोली, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक बोला, कहाँ है तेरी बेटी? माँ बोली, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक मुझ पर चढ़ गया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक बोला, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोला, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा बोली, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए, वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वह तांत्रिक नजर आया, ना वह चुड़ैल नजर आई। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया, उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मेरा क्या कसूर। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। उसका हीरों का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ,
इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राकेश बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वो कल सारे पेपर जमा कर दे, इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा बोली, ये ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। मनीष बोला, हाँ ठीक है, इंडिया के बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा बोली, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष बोला, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। राकेश बोला, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? मनीष बोला, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष बोला, सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। ड्राइवर बोला, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वो इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवाल्वर निकालकर खड़े हो जाते हैं और सामने बूढ़े के भेष में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें वह ड्राइवर भी था। ड्राइवर बोला, साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा। राकेश बोला, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से दूर किसी अनजान गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान ना सके, और अपना फोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था, हर कोई परेशान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे, तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहां गई तो देखा वह परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश से उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी, उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। सीमा बोली, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें,
लाल सुर्ख एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए। वो भागना चाह रही थी लेकिन भाग ना सकी, चीखना चाह रही थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो आदमी रो रहा था, मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। ये तो मनीष की आवाज थी। सीमा तेजी से चीखी। घर की सारी लाइटें जल गई। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खुले देखे। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सीमा को उठाकर नीचे ले गए। सीमा को पानी की छींटे मारी गई जिससे वो होश में आ गई। वो होश में आने पर चीखने लगी। सीमा बोली, मनीष, मनीष, जाने दो मुझे, वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। माँ बोली, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सीमा बोली, माँ वो छत पर हैं, वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। माँ बोली, बेटी मनीष अब कहाँ से आएंगे, उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है, तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। सीमा बोली, नहीं माँ वो यही है। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर ये काम किया है। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, मैडम आप इस बारे में कुछ जानती हैं? सीमा बोली, आप चिंता ना करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। माँ बोली, इंस्पेक्टर साहब इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई है। वो देखने गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश बोला, कौन हो तुम? मनीष बोला, अपने मालिक को भूल गया तू? राकेश बोला, कौन मनीष? लेकिन वो तो मर गया। मनीष बोला, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, तूने विश्वासघात किया, तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं। एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है, 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में ये खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड मिल जाते हैं। पुलिस बोली, मैडम आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली, उसके घर से डायमंड भी मिल गए। सीमा बोली, उसे तो मरना ही था, अभी तो ड्राइवर की बारी है, उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे मार देंगे। ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था, तभी सपने में उसे भयानक रूप में उसे मनीष दिखता है। मनीष बोला, स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने तुझसे बोला था। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है लेकिन वो कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेष में। मनीष बोला, मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोला, मुझे माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़प कर वह मर जाता है।
अगले दिन सीमा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। सीमा बोली, मनीष तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। मनीष बोला, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। सीमा बोली, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं, तुम्हारे बगैर सब बेकार है। मनीष बोला, सीमा ऐसा मत करो, बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाने का। सीमा बोली, चलो दोनों साथ चलते हैं। ये कहकर वह छत से कूद जाती है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मेरा क्या कसूर।